दोस्तों आज की तारीख में होम लोन की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि अपना घर हर व्यक्ति का सपना होता है। ये वित्तीय सुरक्षा, आयकर में राहत, इमरजेंसी में सपोर्ट सिस्टम और अपनी पसंद के हिसाब से रहने की सुविधा देता है। पर दोस्तों जब भी आप इसकी प्लानिंग करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, कितना लोन हमें मिल सकता है, होम लोन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, होम लोन के लिए कितना सिबिल होना चाहिए, क्या बैंक प्लॉट परचेज के लिए लोन देगा, और भी ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो कि होम लोन से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब के लिए होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम होम लोन प्रोसेस का वर्कफ्लो देखते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है। होम लोन लेने के लिए सबसे पहले हम सेल्फ असेसमेंट फॉर एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ताकि हमें यह अनुमान हो सके कि हमें कितना लोन बैंक से मिलेगा और कितना पैसा हमारे पास है। तो उसी के बेसिस पर हम मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी सर्च करेंगे। अब ये सेल्फ असेसमेंट कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन होम लोन से रिलेटेड लगभग सब क्यूरीज का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। अब जब हमें एक रफ आइडिया है कि हमारे पास कितनी पूंजी है, तो उसके बेसिस पे हम मार्केट में प्रॉपर्टी देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी प्लॉट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या कोई बना बनाया मकान हो सकता है। प्रॉपर्टी पसंद आने पर हम ऑनर से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगते हैं ताकि हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकें। हालांकि ये काम बैंक भी करेगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत अंदाजा इसका होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बैंक सेलेक्ट करेंगे और जाहिर सी बात है, जो बैंक हमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस ऑफर करेगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंट की कॉपी एप्लीकेशन के साथ ब्रांच में सबमिट करेंगे। अब यहाँ से बैंक का काम शुरू होता है। बैंक में क्रेडिट ऑफिसर या मैनेजर सबसे पहले आपके द्वारा सबमिट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आपको जितने अमाउंट का लोन चाहिए, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब इस स्टेप पर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि इसका रफ सेल्फ असेसमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। यही कारण था कि हमने वर्कफ्लो का प्रोसेस जो था इसी स्टेप से शुरू किया था, ताकि इस स्टेज पे एटलीस्ट एलिजिबिलिटी के कारण कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद शुरू होता है ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस। ये मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल में क्लासिफाइड होता है। जब बैंक इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो फाइनली आपके लोन की प्रोसेसिंग शुरू होती है और कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा इसको अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव होने के बाद बैंक द्वारा आपको सैंक्शन लेटर या ऑफर लेटर कन्वे करा जाता है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर हम एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराए जाते हैं और लास्ट में आपकी रिक्वायरमेंट और स्कीम के अकॉर्डिंग लोन डिसबर्स किया जाता है। तो दोस्तों मोर और लेस यही प्रोसेस होम लोन के लिए फॉलो होता है। तो आइए इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक, ताकि हमें ये पता पड़ सके कि हमने मार्केट में कितने तक की प्रॉपर्टी सर्च करनी है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है मार्जिन या ऑन फंड और दूसरा है लोन अमाउंट। दोस्तों बैंक कभी भी 100% फाइनेंस नहीं करता है, यानी कुछ पैसा लोन के जरिए बैंक देगा और कुछ पैसा मार्जिन के रूप में आपको लगाना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोन अमाउंट के बारे में कि कितना लोन मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले हम यहाँ मंथली इनकम लेते हैं, चाहे आप सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन हो। उसके बाद इसमें हम 40% लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक का ये मानना है कि मिनिमम मंथली इतना पैसा किसी भी व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने मंथली इनकम 80,000 अज्यूम किया है। अब इसमें से 40% लेस करेंगे तो आएगा 32,000। अब यहाँ हम हमारे दूसरे रेगुलर डिडक्शन को लेस करेंगे। इसमें आपकी कोई एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई हो सकती है, एलआईसी का प्रीमियम, या कोई और रेगुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अभी यहाँ हम इन सबको जीरो अज्यूम कर रहे हैं। तो ईएमआई के लिए हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया है 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मैक्सिमम अज्यूम करके चलते हैं 9.90%। होम लोन मैक्सिमम 30 इयर्स के लिए दिया जा सकता है और हम वही अज्यूम कर लेते हैं। अब लास्टली हमें जानना है कि कितना लोन हमें मिलेगा। तो हम किसी भी ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर साइट पर विजिट करके ये चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने पर हमारे पास अमाउंट आया है 55.63 लाख, यानी लगभग इतना लोन जो है बैंक से हमें मिल सकता है। अब बात करते हैं मार्जिन की। अधिकतर होम लोन पे 10 to 20% मार्जिन होता है। तो यहाँ हम मैक्सिमम 20% अज्यूम करते हैं, यानी लोन अमाउंट का 20% मार्जिन हमें लगाना होगा। अब लोन अमाउंट हमारा कितना आया 55.63 लाख। तो इसके बेसिस पे मार्जिन अमाउंट हो जाएगा हमारा 11,12,600। तो फाइनली प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आई है 66,75,600।
तो अब मार्केट में हमें इसके आसपास की वैल्यू की प्रॉपर्टी सर्च करनी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी परचेज की। अब ये प्रॉपर्टी फ्लैट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है या कोई हाउस हो सकता है। इन तीनों ही केसेस में हम सेलर से प्रॉपर्टी की कंप्लीट चैन की कॉपी डिमांड करेंगे और ये लोन एप्लीकेशन के साथ बैंक में भी जमा करानी होती है। करीबन सब बैंक लास्ट 30 इयर्स की चैन डिमांड करते हैं ताकि स्क्रूटनाइज किया जा सके कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्क्रूटनाइज किया जाता है, फ्लैट परचेस करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सबको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से बैंक को होम लोन के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम उसी बैंक को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, बैंक की ब्रांच में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। चार्जेस में मेनली प्रोसेसिंग चार्जेस, सिविल डॉक्यूमेंटेशन, सरसाई, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस आते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी तो सब बैंक में सेम ही रहेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग, लीगल फी, वैल्यूएशन फी और एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस पे नेगोशिएट कर सकते हैं और जो बैंक आपको सबसे कम चार्जेस ऑफर करेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर कोई बैंक आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर रहा हो और भले ही उसके प्रोसेसिंग और अदर चार्जेस दूसरे बैंक से थोड़े ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट करने वाले बैंक को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं ये वन टाइम पे करने होते हैं, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पर हमें पूरे लोन टेन्योर तक इसका बेनिफिट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस दोनों ही आपके सिविल रेटिंग, नेटवर्थ और रिपेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। सबसे पहले यहाँ हम ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सैलरीड और बिजनेस पर्सन के लिए सेम है। इनमें सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म, ये या तो आप ब्रांच से ले सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी के चैन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो कि हमें एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है। लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, जिससे बैंक ये स्क्रूटनाइज करेगा कि ऐसा कोई रेगुलर डिडक्शन तो नहीं है जो सिविल में रिपोर्ट नहीं हुआ हो और आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जा रहा है। आपका एवरेज बैलेंस कितना रहता है, चेक बाउंस के कितने इंसिडेंट्स हैं, लोन लेने के लिए कोई अनइवन ट्रांजैक्शन तो नहीं किया गया है। नेक्स्ट है लोन स्टेटमेंट, अगर आपने और कोई लोन ले रखा है तो उसका स्टेटमेंट भी आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है केवाईसी, जिसमें आपको फोटो और एड्रेस आईडी प्रूफ जमा करना होता है। इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कोई 2 आईडी प्रूफ जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है असेट डिक्लेरेशन, इसमें आपके असेट का डिक्लेरेशन देना होता है। जैसे आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल हम यहाँ पे इसमें मेंशन करेंगे, बैंक में कितना डिपॉजिट है, कैश कितना रख रखा है और इसके अलावा आपके पास और दूसरे कौन से असेट है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। इसकी मदद से बैंक आपकी नेटवर्थ कैलकुलेट करता है, जो कि लोन अप्रूवल में एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो सैलरीड और बिजनेस पर्सन के लिए सेम है। इसके साथ इनकम और बिजनेस प्रूफ के आधार पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या ITR आपको सबमिट करना होगा और साथ में आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। ठीक उसी प्रकार बिजनेस पर्सन को ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। लास्ट 3 इयर्स का ITR विद PNL एंड बैलेंस शीट, उद्योग आधार, GST रजिस्ट्रेशन और अदर सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस प्रूफ एंड GST रिटर्न की कॉपी। तो इस तरह से ये पूरी फाइल तैयार करके बैंक में सबमिट कर दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है एलिजिबिलिटी चेक बाय बैंक्स। बैंक्स किसी भी फाइल को प्रोसेस करने से पहले ये कंफर्म करता है कि कस्टमर ने जितने लोन के लिए अप्लाई करा है क्या वो उतने लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इस स्टेप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये हमने फर्स्ट स्टेप में ही इसको रफली कैलकुलेट कर लिया था। हालांकि बैंक थोड़ा स्ट्रिक्टली एलिजिबिलिटी चेक करता है और उसके लिए काफी पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है, जैसे आपका सिविल स्कोर, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, नेटवर्थ ऑफ एप्लीकेंट, रेटिंग, NMI रेशियो, LTV रेशियो, मंथली डिडक्शन एक्सेट्रा। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर जब लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है तो बैंक आगे दूसरे स्टेप पर मूव हो जाता है, जो कि है ड्यू डिलिजेंस की। ड्यू डिलिजेंस ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस और इंटरनल ड्यू डिलिजेंस। एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस फर्दर आगे डिवाइड होता है। इसमें पहला है लीगल ओपिनियन। इसमें आपके द्वारा सबमिट प्रॉपर्टी चैन डॉक्यूमेंट्स बैंक अपने पैनल एडवोकेट को देता है और वो इनको स्क्रूटनाइज करके लीगल सर्च रिपोर्ट बना के बैंक को सबमिट कर देता है। काफी बैंक्स में पैनल एडवोकेट इस लीगल रिपोर्ट के साथ सर्टिफाइड कॉपी भी बैंक को साथ ही में प्रोवाइड करा देते हैं।
नेक्स्ट है वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बैंक के पैनल वैल्यूअर द्वारा बनाई जाती है। ये मेनली फ्लैट और रेडीमेड हाउस परचेज के केस में प्रिपेयर की जाती है। लास्ट है एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस। इसमें आपके द्वारा सबमिट फाइनेंशियल पेपर्स बैंक्स के पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिए जाते हैं, फिर वो उनकी जेन्युइननेस को वेरीफाई करता है और रिपोर्ट प्रिपेयर करके बैंक को सबमिट कर देता है। तो कुल मिलाकर एक्सटर्नल ड्यू डिलिजेंस एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इंटरनल ड्यू डिलिजेंस बैंक ऑफिशियल द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें सबसे पहले होता है रेसिडेंस वेरिफिकेशन, यानी आपने जो एड्रेस प्रूफ बैंक में सबमिट किया है, बैंक ऑफिशियल पर्सनली उस एड्रेस पर विजिट करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। इसके अंदर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट का जो भी प्रूफ सबमिट करा है, बैंक ऑफिशियल उस एड्रेस पर विजिट करते हैं और आपके एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। बैंक ऑफिशियल आपके द्वारा खरीदी जा रही प्रॉपर्टी का पर्सनल विजिट करके वेरिफिकेशन करते हैं। और लास्ट में आता है इंटरनल ड्यू डिलिजेंस बाय ब्रांच मैनेजर। इस रिपोर्ट में मैनेजर बैंक द्वारा प्रोवाइडेड फॉर्मेट में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखता है। तो इस प्रकार से ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में बैंक ये कंप्लीट डेटा अपना लैंडिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इसको सिस्टम में अप्रूव कर दिया जाता है। एक बार लोन अप्रूव होने के बाद एप्लीकेंट को सैंक्शन लेटर कन्वे करा जाता है। यहाँ सैंक्शन को एक्नॉलेज करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। जैसे सैंक्शन लेटर में लोन अमाउंट क्लियरली मेंशन होना चाहिए, यानी आपने जितने की लोन एप्लीकेशन दी है उतना ही लोन सैंक्शन हुआ है या नहीं। दूसरा, हमें इंटरेस्ट रेट चेक करना चाहिए कि बैंक ऑफिशियल ने जो कमिट करा था उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है या नहीं। नेक्स्ट, लोन टेन्योर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर लोन टेन्योर कम होगा तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस सैंक्शन लेटर में क्लियरली मेंशन होने चाहिए। आपकी ईएमआई की कंप्लीट डिटेल सैंक्शन लेटर में मेंशन होनी चाहिए, जैसे कितने की ईएमआई आएगी, और अगर आपने कंस्ट्रक्शन लोन लिया है तो बैंक ने मोरेटोरियम कितने मंथ्स का दिया है, एक्चुअल ईएमआई पेमेंट कब शुरू होगा, ये सब जो है सैंक्शन लेटर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सैंक्शन लेटर में प्रीपेमेंट या फोर्स क्लोज चार्जेस तो नहीं है, और है तो कितना है, और इसके अलावा ऐसी कोई प्री डिसबर्समेंट कंडीशन तो नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कई केसेस में एप्लीकेंट बिना पढ़े सैंक्शन लेटर साइन कर देते हैं और बैंक उनसे सारे चार्जेस वसूल कर लेता है, और ऐसी कंडीशन के कारण उनका डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है। तो इन सब नुकसान से बचने के लिए हमें सैंक्शन लेटर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में बैंक एप्लीकेंट से लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करवाता है। ये डॉक्यूमेंट एक लीगल बाइंडिंग है बिटवीन एप्लीकेंट एंड बैंक्स। इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक करनी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली फिल्ड है या नहीं है, लोन डॉक्यूमेंट्स पे अप्रोप्रिएट स्टैम्प लगा है, बोरोवर को अपना नाम, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक करनी चाहिए, और साथ में ये भी चेक करना चाहिए कि सैंक्शन लेटर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई मेंशन्ड है वही लोन डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए। इन सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद बैंक को डिसबर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करना होता है, जिसके बेसिस पे बैंक आपके लोन का डिसबर्समेंट करता है। अगर डायरेक्ट परचेज और प्रॉपर्टी है तो बैंक सीधा सेलर के नाम सेलिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट अमाउंट का डीडी बना के एक ही बार में पूरा अमाउंट का डिसबर्समेंट कर देगा। और अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए सैंक्शन हुआ है तो स्टेज वाइज डिसबर्समेंट होता है, यानी हर डिसबर्समेंट से पहले बैंक ऑफिशियल आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करेंगे और सेटिस्फाइड होने के बाद ही आगे का अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा। यह प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक आपका पूरा मकान नहीं बन जाता है। तो दोस्तों, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है होम लोन का। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। हम इन क्यूरीज और सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अपडेट हो सके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।